हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल कल्चर। सेल कल्चर को टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। तो सेल कल्चर का डेफिनेशन क्या होता है? सेल कल्चर जो होता है वो एक आर्टिफिशियल कंडीशन में सेल्स को जब हम ग्रो करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको बोला जाता है सेल कल्चर। ठीक है, सो इट्स इन विट्रो, या फिर आप बोल सकते हो एक्स वीवो culture of cells, that is therefore in artificial conditions. Okay, according to our need उसको बोला जाता है सेल कल्चर। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ सेल्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल होता है, उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट ग्रोथ होता है इन आर्टिफिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले रिमूव करते हैं सेल्स को, उसके बाद इसका सब्सिक्वेंट ग्रोथ होता है इन आर्टिफिशियल कंडीशंस। ठीक है, अभी ये जो सेल कल्चर होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल कल्चर, और दूसरे टाइप का सेल कल्चर सबसे ज़्यादा किया जाता है लैब्स में, वो है सेकेंडरी सेल कल्चर। ओके, तो प्राइमरी सेल कल्चर में क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स and subsequent culturing in artificial conditions, ये होता है प्राइमरी सेल कल्चर। और सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होता है? जब मेरे पास ऑलरेडी एक सेल टाइप हो, एक सेल कल्चर किया हुआ सेल टाइप प्रेजेंट हो, और उससे मैं पैसेज कर रही हूँ, मतलब उससे मैं सब कल्चर कर रही हूँ। एक ऑलरेडी मेरे पास सेल लाइन थी, उससे मैं और सेल लाइंस बना रही हूँ, सब कल्चर कर रही हूँ, और सेल लाइंस नहीं बना रही, मतलब और सब कल्चर कर रही हूँ। एक से मैंने दो प्लेट में ट्रांसफ़र किया तो सेल्स बढ़ गए। अगर ये मेरा पैसेज नंबर 1 था तो ये दोनों हो गए मेरे पैसेज नंबर 2। अभी अगर इससे मैं फिर से वापस से और सेल लाइंस बनाऊंगी, सपोज मैंने 3 बनाए इस बार, तो ये तीनों आ जाएंगे मेरे पैसेज नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सबकल्चरिंग सेल्स, जिसका नाम है पैसेजिंग। बाय ट्रांसफरिंग देम into a new vessel is known as secondary cell culture। ठीक है, अभी हम आते हैं सेल लाइन पे। सेल लाइन क्या होता है? आफ्टर फर्स्ट सब कल्चर, पहले सब कल्चर के बाद सेल कल्चर बन जाता है सेल लाइन या फिर सब क्लोन। आफ्टर फर्स्ट सब कल्चर मतलब प्राइमरी कल्चर होने के बाद सबसे पहला जो मैंने ऑर्गन या कोई टिश्यू या फिर सेल्स निकाल के
कोई ऑर्गेनिज्म से। जो मैंने पहला वाला जो पहली बार जब मैंने पेट्री डिश या फिर वेसल में रख के उसको कल्चर किया, वो होता है प्राइमरी। उसके बाद से मतलब प्राइमरी सेल कल्चर को ही जब सब कल्चर करा जाता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल कल्चर। तो इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर फर्स्ट सब कल्चर, पहला सब कल्चर जैसे ही हो जाता है मेरा, उसको बोला जाता है सेल लाइन या फिर सब क्लोन। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं। इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं? सबसे पहला सेल कल्चर हुड, सेकंड इंक्यूबेटर। सेल कल्चर हुड क्या होता है? सेल कल्चर हुड के अंदर बैठ के हम लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हुड, और ये जो हुड होता है ये एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल कल्चर हुड। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट, ह्यूमिडिटी, फिर CO2 O2 बैलेंस प्रोवाइड करा जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है सेल लाइन के ग्रोथ के लिए। मतलब कि इंक्यूबेटर जो होता है वो आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर और क्या क्या लगता है? वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज लगता है ताकि हम मतलब बहुत हाई स्पीड में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज नहीं लगता है, लो स्पीड में यूज़ करा जाता है ताकि सेल्स का प्रेसिपिटेट पर गिर सके और उन सेल्स को लेके हम लोग दोबारा न्यू प्लेट में डाल सके। ओके, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज के बाद लगता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज़र, जिसपे हम सेल कल्चर के जितने भी ग्रोथ मीडिया वगैरह है वो सब डालते हैं। सेल काउंटर, सेल कल्चर लैब में सेल काउंटर भी प्रेजेंट होगा क्योंकि कभी कभी हमें सेल्स काउंट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट होता है माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप तो ज़रूरी है ताकि हम देख सके कि सेल्स का कंडीशन कैसा है, ठीक से कल्चरिंग हुई है कि नहीं, इसीलिए। क्रायो स्टोरेज, क्रायो स्टोरेज मतलब क्या होता है? जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, इसमें सेल्स को क्रायो प्रिजर्व करा जाता है। मतलब आप सब एक सेल लेके एक कंडीशन में अगर उसको क्रायो प्रिजर्व कर दोगे तो यू कैन यूज इट आफ्टर ईयर्स, और वो एकदम सेम कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फिर लगता है -80 फ्रीजर। इसमें भी हम सेल्स को रख सकते हैं बट नॉट फॉर एज लॉन्ग एज इन क्रायो स्टोरेज, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी क्रायो प्रिजर्वेशन पे डालने से पहले हमें सेल्स को एडजस्ट करवाना पड़ता है, एक्लिमेटाइज करवाना पड़ता है टेम्परेचर के साथ, लो टेम्परेचर के साथ। तो इसीलिए सबसे पहले -80 फ्रीज़र में रखने के बाद ही उसको क्रायो स्टोरेज में रखा जाता है, या फिर क्रायो स्टोरेज से भी निकाल के सबसे पहले -80 में रख के उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लाया जाता है ताकि सेल्स को हार्म ना पहुँचे। फिर स्टेरिलाइजर लगेगा। एस्पिरेटर पंप, कभी कभी मीडिया पंप आउट करने के लिए हमें ये पंप लगता है, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि जब हमें फ़िल्टर करना पड़ता है, सपोज़ मीडिया हम फ़िल्टर कर रहे हैं वगैरह, तो उस वक्त ये पंप यूज होती है। फिर पीएच मीटर, ऑब्वियसली बफर में वगैरह मीडिया का पीएच वगैरह ये सब देखने के लिए हमें पीएच मीटर चाहिए रहता है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, अगर आप फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी करना चाहो तो ये कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप आप यूज़ करोगे।
फ्लो साइटोमीटर, ये भी हम सबको पता है, सेल्स काउंट करने के लिए उनके बारे में जानने के लिए ज़रूरत होती है। सेल कल्चर वेसल्स, सेल कल्चर वेसल्स जैसे कि जो फ्लास्क्स होते हैं सेल कल्चर के, फिर सब कल्चरिंग प्लेट्स जो होते हैं, बीकर्स, बॉटल्स वगैरह, ये सब लगते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स पिपेट्स। 1 सेकेंड। फिर लगता है सिरिंजेस, नीडल्स, वेस्ट कंटेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सेल कल्चर लैब में आप एक वेस्ट कंटेनर रखो। मीडिया एंड रिएजेंट्स, पैराफिल्म, अगर आप पैराफिल्म लगाना भूल जाओगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं मीडिया वगैरह में। और एल्कोहल 70% इथेनॉल। ठीक है, तो ये जो है सारे इक्विपमेंट्स है जो लगते हैं। अभी हम ज़रा सेल कल्चर हुड्स के बारे में देखते हैं। सेल कल्चर हुड्स ये 3 टाइप के होते हैं। क्लास 1 जिसमें लीस्ट प्रोटेक्शन होता है कंटेमिनेशन से, ये बस छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट होता है क्लास 2, ये बेटर प्रोटेक्शन देता है कंटेमिनेशन के लिए, कंटेमिनेशन से। एंड लास्ट इज क्लास 3 जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सेल कल्चर हुड्स जो होते हैं वो हेपा फिल्टर्ड होते हैं। ठीक है, हेपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिक्यूलेट एयर फिल्टर। ठीक है, ऑलराइट, ये हॉराइजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो हेपा फिल्टर है ये हॉराइजॉन्टल भी हो सकता है या फिर वर्टिकल भी हो सकता है। जो हॉराइजॉन्टल होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एयर का फ्लो होता है टूवर्ड्स यूजर, और वर्टिकल में एयर का फ्लो होता है टूवर्ड्स, बोथ टूवर्ड्स कल्चर एंड यूजर। क्योंकि ये ऊपर से आता है हवा। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये सामने से आपका हवा आएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है टू कल्चर एंड यूजर। वर्टिकल में प्रोटेक्शन मिलता है बोथ कल्चर एंड यूजर को, लेकिन हॉराइजॉन्टल में प्रोटेक्शन मिलेगा ईदर कल्चर को या फिर यूजर को। ठीक है,
प्रोटेक्ट ईदर कल्चर और यूज़र। अगर आपके टूवर्ड्स यूज़र अगर एयर फ्लो हो रहा हो टूवर्ड्स यूज़र तो फिर प्रोटेक्शन मिलता है कल्चर को, और अगर एयर अगर सख्त इनसाइड हो तो प्रोटेक्शन मिलता है यूज़र को। ठीक है, ओके। इंक्यूबेटर जो होता है, वन सेकेंड, इंक्यूबेटर में क्या होता है, कल्चर को ग्रो करने के लिए रखा जाता है। यहाँ पे CO2, O2, ह्यूमिडिटी का मेंटेनेंस होता है, इनको मेंटेन करा जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम ज़रा देख लेते हैं आइसोलेशन ऑफ सेल्स। आइसोलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को आइसोलेट करा जाता है फ्रॉम टिश्यूज एक्स विवो कल्चर के लिए बहुत सारे वेज में। अगर ब्लड से करा जाए, अगर हमें ब्लड सेल्स चाहिए तो वो तो इजीली प्यूरिफाइड हो सकते हैं बिकॉज वो लिक्विड टिश्यू है, राइट? तो प्रॉब्लम नहीं है उसको कल्चर करने के लिए। लेकिन इसमें भी ओनली WBCs जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वही कल्चर्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड टिश्यू, ये तो गया लिक्विड टिश्यू, लेकिन अभी अगर सॉलिड टिश्यू हो, मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, उनके सेल्स को कैसे आइसोलेट करा जाता है? उनके सेल्स को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ECM को नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, उसको हटाना पड़ेगा। अगर वो डाइजेस्ट हो गया, और वो डाइजेस्ट कैसे करेंगे? एंजाइम्स के यूज से, विद द यूज ऑफ एंजाइम्स जैसे कि कोलाजिनेज, ट्रिप्सिन, ओके, इनका यूज करके ये ECM को डाइजेस्ट करा जाता है। इसके बाद क्या होता है? सेल्स सस्पेंशन में मिलता है हमें, फिर हमें सेल्स मिलेंगे सस्पेंशन में। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं? ये हो गया प्रोसेस 1। और प्रोसेस 2 क्या होता है? टिश्यू को लेके, सपोज हमने टिश्यू आइसोलेट करा, टिश्यू से तो हमें सेल भी आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट? टिश्यू को लेके प्लेस कर देते हैं हम सीधा ग्रोथ मीडिया में। अभी जो सेल्स दैट ग्रो आउट, अभी टिश्यू को छोड़ के जो सेल्स अभी और जो सेल्स बढ़ेंगे उसको यूज करा जाता है कल्चर में, यूज्ड फॉर कल्चर। इस मेथड को बोला जाता है एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर, ठीक है। अभी जो सेल्स डायरेक्टली लिया जाता है
सब्जेक्ट से या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म से, उनको बोला जाता है प्राइमरी सेल्स। ठीक है, विथ एक्सेप्शन ऑफ, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, सेल्स टेकन डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, उनको बोला जाता है प्राइमरी सेल्स। और सब कल्चरिंग वाले जो सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द प्राइमरी सेल जो होता है उनका लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है एक्सेप्ट फॉर ट्यूमरस सेल्स। ठीक है, अभी सेल्स को मेंटेन कैसे करते हैं हम? हम मेंटेन करते हैं सेल्स को, जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उनका उनका बहुत फास्ट सेनेसेंस होता है और फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, हमें पता है हेफलिक लिमिट, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन एक्चुअली डिवाइड विदाउट सेनेसेंस, है ना। तो इनका मेंटेनेंस कैसे होता है? ये होता है बाय सबकल्चरिंग। प्राइमरी सेल कल्चर के वायबल रहते ही हम अगर उनको सबकल्चर कर दें, ठीक है, तो सेल्स मरेंगे नहीं, मतलब सेकेंडरी सेल कल्चर में घुस जाएंगे और वो मरेंगे नहीं। तो दैट इज़ द वे हाउ सेल्स आर मेंटेन्ड। और सेल्स मेंटेन करने के लिए ये सब कल्चरिंग में या फिर प्राइमरी सेल कल्चर में क्या क्या ज़रूरत होता है? सबसे पहले होता है ग्रोथ मीडियम। एग्जाम्पल क्या है ग्रोथ मीडियम का? एक होता है DMEM, ईगल्स मीडिया एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब होता है ग्रोथ मीडियम। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत हाईली यूज्ड होता है DMEM, इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और क्या क्या होता है? ग्रोथ मीडिया में pH चेक करना रहता है। pH एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है ये चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है ग्रोथ मीडियम में, क्योंकि ग्रोथ मीडियम का हर एक सेल के लिए ग्रोथ मीडियम खुद या फिर ग्रोथ मीडियम में, एक ही ग्रोथ मीडियम के डिफरेंट कंसेंट्रेशंस वैरी कर सकते हैं, pH वैरी कर सकता है, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन वैरी कर सकता है, ये सब चीज़ें देख के रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हर एक सेल कल्चर में हम कोई भी मीडिया नहीं दे सकते हैं, सबके लिए स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। एक और चीज़ जो यूजुअली यूज्ड होती है वो है FBS, जो है फीटल बोवाइन सेरम। फीटल बोवाइन सेरम क्या होता है? बोवाइन मतलब काऊ। फीटस जब तक वो फीटस रहता है उस वैसे काऊ को लेके उसका सीरम लिया जाता है। ठीक है, बोवाइन कफ सीरम। ठीक है, तो वो यूज़ करा जाता है, लेकिन ये जो FBS है ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सीरम है, सीरम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमें पता है कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट हैज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो अगर हम ये FBS डायरेक्टली दे देंगे तो फिर हमारे सारे सेल्स मर जाएंगे कॉम्प्लीमेंट एक्शन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करके कॉम्प्लीमेंट्स को हम ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये FBS का काम क्या होता है? कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करना। ओके, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मेंटेन करने के लिए वो है प्लेटिंग डेंसिटी। प्लेटिंग डेंसिटी मतलब कितना वॉल्यूम हम कल्चर मीडियम का और कितना वॉल्यूम हम सेल का एक प्लेट में देंगे। अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हो गए तो फिर सेल्स मर जाएंगे, और अगर बहुत कम सेल्स हो गए तो फिर उनका ग्रोथ ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ होने के लिए सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लेटिंग डेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो सेल कल्चर होता है ना, एक हो सकता है सस्पेंशन कल्चर, और दूसरा होता है एडहेरेंट कल्चर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो सस्पेंशन कल्चर होता है उसमें सेल्स बेस के साथ अध्ययन नहीं करते, चिपके हुए नहीं होते हैं, सस्पेंशन में मिक्स्ड होते हैं। और जो अध्ययरेंट कल्चर है वो कोई भी प्लेट हो या फिर वेसल हो आपका, वो ये नीचे सरफेस के साथ अध्ययरेंट होंगे, ठीक है, मतलब चिपके हुए होंगे। लेकिन जो सस्पेंशन कल्चर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। वो सस्पेंशन कल्चर में मीडिया में वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग, अगर आप लोग खुद ही समझ सकते हो, जो जो सेल्स ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं वो तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ही रहते हैं ना ब्लड में, ब्लड के अंदर नॉर्मली वो घूमते रहते हैं। तो इसीलिए वो सस्पेंशन कल्चर में रखा जा सकता है। फिर बहुत टाइप के माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि लिशमैनिया वगैरह, वो भी सस्पेंशन कल्चर में रहते हैं। फंगस वगैरह भी मुझे जितना पता है सस्पेंशन कल्चर में ही रहता है। लेकिन और अधेरेंट सेल कल्चर्स में क्या क्या रहते हैं? डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यू के सेल्स, जैसे कि लीवर के टिश्यू के सेल्स, फिर और क्या बोल सकते हैं, न्यूरोनल टिश्यू सेल्स वगैरह, ये सब जो होते हैं, किडनी के टिश्यू के सेल्स, ये सब जो होते हैं ये एडहेरेंट सेल कल्चर में मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, कल्चर मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक होना चाहिए सबसे पहला कार्बन सोर्स, ठीक है, मोस्टली ग्लूकोज होता है। अमीनो एसिड सोर्स, विटामिन्स, बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, पीएच इंडिकेटर, ये जो सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया था ना DMEM, वो एक पर्पल कलर का डाई होता है, ठीक है। और जैसे ही आप बहुत दिनों तक सपोज उसके अंदर आप लोगों ने सेल देके बहुत दिनों तक रखा, तो जैसे ही सपोज 2 से 3 दिन होंगे, आप देखोगे कि उसका कलर ना येलोइश हो रहा है। और एकदम अगर येलो हो गया तो फिर तो आप समझ लो कि सारे सेल्स शायद मरी गए, क्योंकि जितना मेटाबॉलिज्म होता है उसका पीएच जो है वो चेंज होता रहता है ना। जितना मेटाबॉलिज्म होगा वो एसिडिक होता रहेगा, एसिडिक होने से वो येलो कलर हो जाता है। तो वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर के कलर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अभी पैसेज, दूसरा पैसेज करना ज़रूरी है कि नहीं, सेल ग्रोथ कितना हुआ होगा, ठीक है। एंड लास्टली बफर, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो कि हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक होता है टेम्परेचर, मोस्टली ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, हमारा इनर बॉडी टेम्परेचर जो होता है। वैरी कर सकता है इन कुछ कुछ केसेस में, लेकिन मोस्टली यही होता है।
CO2 ऑलवेज 5%, ज़्यादा हुआ तो मर जाएंगे सेल्स। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है 95%। ये इंक्यूबेटर मेंटेन करता है, ठीक है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन 5% से ज़्यादा हो गया ना और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चला तो सेल्स सब मर जाएंगे। O2 का कंसंट्रेशन जो है वो इतना मैटर नहीं करता है, इसलिए O2 एक्चुअली लगता ही नहीं है। अगर O2 आप ज़्यादा दे दोगे सेल्स को तो सेल्स मर जाएंगे, ठीक है। तो CO2 का कंसंट्रेशन वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके अभी ये जो सेल्स होते हैं ना, इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे वेज होते हैं सेल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे होता है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में भी है, वो है ट्रांसफेक्शन या और ट्रांसडक्शन, जिसमें हम जीन को ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है ये एक। तो हमने जीन ट्रांसफ़र है आपके सिलेबस में, तो उसी में आता है ट्रांसफेक्शन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफेक्शन क्या होता है? इसमें डेलिबरेटली न्यूक्लिक एसिड्स को यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है। डेलिबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मेनली यहाँ पे डीएनए ही होता है, इनटू यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ओके अभी ये जो ट्रांसफेक्शन होता है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नॉन वायरल डीएनए ट्रांसफर in bacteria and non-animal eukaryotic cells, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो एनिमल सेल्स नहीं है, एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स को छोड़ के बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो, या फिर इन बैक्टीरिया अगर हम नॉन वायरल डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी होता है एक टाइप ऑफ ट्रांसफेक्शन ही, लेकिन यहाँ पे सेल टाइप और डीएनए का टाइप जो है वो डिफर होता है। एनिमल सेल्स अगर हो, अगर एनिमल सेल्स में ट्रांसफर करा जा रहा हो तो हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, क्यों एनिमल सेल्स में ट्रांसफेक्शन क्यों बोला जाता है और बाकी सेल्स में क्यों ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि एनिमल सेल्स में हमें पता है कि जब कैंसरस स्टेट में प्रोग्रेस करे तो उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसीलिए ताकि टर्म्स मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम उसको एनिमल सेल्स में ट्रांसफेक्शन बोलते हैं,
जब एनिमल सेल्स में अगर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाए तो उसका मतलब कार्सिनोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन क्या होता है? इसमें वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है इनटू यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे नॉन वायरल थे इन दोनों में, और यहाँ पर अगर वायरस मीडिएटेड हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और ये जो ट्रांसफेक्शन अभी कैसे करते हैं, ट्रांसफेक्शन में मेनली सेल्स के अंदर होल्स क्रिएट करा जाता है, ठीक है, जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब परमानेंट होल्स नहीं होते हैं। उन होल्स के अंदर ये जो हमारे डीएनए होते हैं उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफेक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसफेक्शन बाय कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट यूज करके ट्रांसफेक्शन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में ट्रांसफेक्शन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और भी कुछ कुछ वेज होते हैं, जैसे कि सेल स्क्वीजिंग, मिक्सिंग कैटायनिक लिपिड एट्सेट्रा विद द यूज ऑफ लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बोल देती हूँ, लाइपोसोम्स ये हमने पढ़ा हुआ है, लाइपोसोम्स क्या होता है। लाइपोसोम्स के थ्रू भी ट्रांसफेक्शन होता है। ठीक है, और अभी ये जो वायरस मीडिएटेड है, ये जो ट्रांसडक्शन है ना, वायरस मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफर होता है, इसमें वायरस का इस्तेमाल करा जाता है डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक पैकेज करा जाता है डीएनए को डिलीवरी करने के लिए इन रेप्लिकेशन डेफिशिएंट वायरस पार्टिकल। जो रेप्लिकेशन नहीं कर सकते ऐसे वायरस पार्टिकल्स में हम लोग भेज देते हैं। और जो जो यूज्ड होते हैं मेनली एडिनोवायरस, लेंटीवायरस वगैरह ये सब यूज्ड होते हैं, और इसके हेल्प से ये काम करा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए के साथ हेपेस बफर्ड सेलाइन यूज करा जाता है प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या होता है, कैल्शियम और डीएनए का जो फॉस्फेट है वो रिएक्ट करेंगे, और क्या होगा, डीएनए जो ट्रांसफेक्टेड होना है मतलब डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, रिएक्ट करने के वजह से, क्योंकि Ca2+ जो है वो पॉजिटिव है और फॉस्फेट जो है डीएनए का वो नेगेटिव है, इसीलिए कैल्शियम डीएनए के साथ लग जाएगा, ठीक है। ये अभी क्या करा जाता है, ये सेल्स में एडिट करा जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ये क्या बोलते हैं, जो डीएनए है वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इसमें पोर्स क्रिएशन करना पड़ता है बार बार करके, टेम्परेचर चेंजेस दे के, बॉयल करके, ठीक है। तो बहुत सारे वेज होते हैं पोर्स क्रिएट करने के लिए, पोर्स क्रिएट करना पड़ता है, और ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो उसके बाद अंदर चले जाते हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन में परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करा जाता है विद द यूज ऑफ, वेट अ सेकेंड, इंक्रीज इन सेल परमिएबिलिटी। और ये कैसे अचीव करा जाता है? व्हेन एक्सपोज्ड टू शॉर्ट पल्सेस ऑफ इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लाइपोसोम तो सबको पता है, लाइपोसोम के अंदर डीएनए को भेज के टारगेट करा जाएगा। ठीक है, इसको लिपोफेक्शन भी बोलते हैं, जो लाइपोसोम के थ्रू होता है ना, वो लिपोफेक्शन भी बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिपोफेक्शन। ठीक है, वेसिकल्स में उनके अंदर डाला जाता है डीएनए को एंड उनको फिर भेज दिया जाता है। तो ये कुछ वेज थे जीन ट्रांसफ़र के। और वायरल मेथड्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कैसे करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, जिसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन, टेक्निक को बोला जाता है ट्रांसडक्शन। और कुछ बाकी है कि नहीं मैं एक बार देख लेती हूँ। अच्छा, ट्रांसफेक्शन में एक और पॉइंट, अगर ट्रांसफेक्शन को स्टेबल बनाना हो, अगर स्टेबल करना हो तो फिर हमें कुछ ड्रग्स देके, ड्रग्स के हेल्प से उसको स्टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि G418 एक हो गया, दूसरा हो गया प्यूरोमाइसिन, हाइग्रोमाइसिन एट्सेट्रा। ठीक है, G418 है वो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन के लिए काम करता है। जो डीएनए हम भेजते हैं उसमें एक पार्ट होता है जिसमें बैक्टीरियल कोई कुछ जीन्स प्रेजेंट हो। अभी अगर जो मेरे जो सेल्स हैं उसमें अगर ये वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इनके रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो फिर वो सेल्स मर जाएंगे। और बाकी जो सेल्स प्रेजेंट हुए वो सेल्स रेजिस्टेंट है, तो उनको हम जितना कल्चर करते रहेंगे इन ड्रग्स के प्रेजेंस में, तो उतना ही स्टेबल कल्चर बनता रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ सेल कल्चर, जीन ट्रांसफ़र एंड आइसोलेशन ऑफ सेल्स। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।